प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कल हम विसर्ग संधि पढ़ रहे थे और उसमें बहुत शॉर्ट दो विसर्ग संधियों का हमने अध्ययन किया था। उसी क्रम में उससे आगे विसर्ग संधि के जो प्रकरण हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, सामने मैंने एक सारणी सी बना रखी है। ये सारणी पूरी विसर्ग संधि का एक तरह से आधार है। इन चार बातों को अगर हम समझ लेते हैं, निश्चित रूप से हम विसर्ग संधि के उदाहरण को राइट करेंगे। थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, केवल ये चार बातें हम अच्छी तरह से याद रखें। देखिए, विसर्ग संधि में सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि हमारे जितने भी वर्ण हैं, उन सभी वर्णों को हम पहले तो दो पार्ट में विभाजन कर लें। याद रख लें, मस्तिष्क में बिठा लें कि ये दो पार्ट होते हैं। व्यंजन के दो पार्ट में पूरे 33 व्यंजनों को हम 13 और 20 के रूप में विभाजन करते हैं। याद रखें, व्यंजन संधि में भी ऐसा ही करते हैं और विसर्ग संधि में भी हमको ये करना। तो ये विभाजन को अच्छी तरह से दिमाग में याद रखें कि 13 अक्षर एक तरफ है और 20 अक्षर एक तरफ है। 13 से तात्पर्य है पहला दूसरा अक्षर और स इन 13 का एक ग्रुप है और इन 20 का एक ग्रुप है। किसी भी लाइन का तीसरा, चौथा, पांचवा है य व र ल। 15 ये और 5 ये 20। ये 20 एक तरफ है, ये 13 एक तरफ है। स्वरों के बारे में अलग अलग चीज़ें आ जाती है, लेकिन यहाँ स्वरों को जब हम पढ़ते हैं तब उसके लिए स्वर इस ग्रुप में रहेगा। अब देखिए, ये दिमाग में रखना है कि ये 13 अक्षर और ये 20 अक्षर और उनके साथ स्वर। अब हम इस पूरी संधि को, विसर्ग संधि को केवल 4 नाम देते हैं। एक नाम मैंने दिया, सबसे पहला नाम दिया सत्व। जब विसर्ग के स्थान पर स किया जाता है, विसर्जनीयस्य स एक सूत्र है, तो विसर्ग बराबर जब स करेंगे तब वहां उसको सत्व संधि के नाम से उत्तर दिया जाता है। अब आगे की परिस्थितियों को देखते हुए, आगे के स्वरों को देखते हुए, ये स तालव्य भी हो सकता है, मूर्धन्य भी हो सकता है। इसका मतलब ये सत्व संधि की प्रक्रिया है। और याद रख लें, सत्व संधि करते समय सिर्फ हमको 13 अक्षर याद रखने हैं। सत्व संधि इन 13 अक्षरों के साथ ही होनी है, इसलिए इसका ग्रुप बिल्कुल एक तरफ से अलग है। दूसरी बात, एक सहज तरीका, सरल तरीका सत्व संधि पढ़ने का, दिमाग में एक ही लाइन याद रखें कि जब विसर्ग के स्थान पर सत्व संधि होगी, स तीनों हो सकते हैं और उस विसर्ग के पश्चात या स के पश्चात या र के पश्चात हमको ये अक्षर देखने हैं, पहला, दूसरा, स। इस सत्व संधि में विसर्ग के इधर के स्वर को नहीं देखा जाता, इधर कोई भी हो सकता है। याद रखना है, सत्व संधि में विसर्ग से पूर्व कुछ नहीं देखना है, विसर्ग के बाद ये 13 अक्षर देखने हैं। ये मिलने पर सत्व संधि की जाएगी। विसर्ग के स्थान पर स किया जाएगा, उसको कभी तालव्य से हो सकता है और मूर्धन्य से भी हो सकता है, आगे के वर्णों को देखते हुए। सप्त संधि के बाद में जब सप्त संधि, ये 13 अक्षर एक तरफ से बाहर हो गया, अब जो बचे हुए अक्षर हैं उनके साथ हम इस तरीके से पढ़ेंगे। वहां भी मैंने उसको 3 भागों में देखिए, एक का नाम उत्व रखा, जो कल पढ़ चुके हम इसको, तो और इसके बाद ये लोप और इसके बाद रुत्व। सीधी सी बात है कि जब उत्व संधि होगी तो उस विसर्ग के स्थान पर एक तरह से हमको ये नजर आएगा, उसकी जगह पर ओ नजर आएगा। और ये लोप संधि का मतलब होता है विसर्ग का लोप, लेकिन उसका नाम ये लोप होता है क्योंकि वहां सबसे पहले जो विसर्ग संधि की जो प्रोसेस होती है उसमें स के बाद रू और रू के बाद विसर्ग या फिर ये, तो यहां उस ये का लोप की प्रक्रिया है। और एक नाम है रुत्व संधि जिसमें र होता है। तो कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें हम विसर्ग नहीं देखते हैं, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लिखा रहता है, जैसे ये अतएव, अर्थात यहां अत के पीछे विसर्ग होता है अकेला होने पर, लेकिन अतएव लिखा हो, इसका मतलब यहां विसर्ग का लोप हो रहा है, इसको हम ये लोप संधि कहते हैं।
तो इस जगह पर विसर्ग का लोप हुआ, क्योंकि विसर्ग या ये लोप संधि का नियम बिल्कुल ये, इसके आधार, केवल इनको पढ़ना है, इसके आधार पर कोई भी उदाहरण सामने आए उसका हम उत्तर भर सकते हैं आराम से। तो देखिए, उत्तु संधि कल पड़ी थी, ये लोप का मतलब ये है, और इसके बाद है ऋतु। ऋतु का मतलब होता है सीधा रे। कभी कभी हम लिखते हैं ना, जैसे इस तरीके से प्रयोग कर देते हैं, जैसे लिखा हरि रुआज, इसका मतलब यहाँ रे आ रहा है। जैसे कबीर वदती, तो यहाँ रे आ रहा है। इसकी तरह जैसे एक लिखते हैं अहर गणय, रे आता है, अहर निशम, इस तरीके से प्रयोग आते हैं। तो उत्तु, ये लोप, ऋतु, केवल 4 प्रोसेस हैं विसर्ग में। इसके अलावा अपवाद दृष्टिकोण से एक रे लोप संधि होती है, जिसमें विसर्ग का लोप किया जाता है, रे का लोप किया जाता है, शुरू में दीर्घ कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का नाम विसर्ग संधि है। और हम इसमें कई बार कई उदाहरणों को देख करके गलत उत्तर भर जाते हैं। बिल्कुल गलती नहीं करनी है। पहले, सबसे पहले यही देखो, विसर्ग का नाम आ रहा है, 2 पार्ट देख लेते हैं हम। पहला दूसरा स है, तब उसको सत्तु संधि की तरफ ले चलेंगे। और उस विसर्ग, उस सत्तु संधि में विसर्ग से पूर्व का कोई स्वर देखने की आवश्यकता नहीं है, वो सभी में हो सकता है। लेकिन यहाँ इसमें जब हम देखते हैं उत्तु में, अब उत्तु को पढ़ लिया हमने, कल मैंने ये 2 नियम पढ़ाए आपको, ए विसर्ग ए और ए हस, ए विसर्ग हस। इनमें हमको विसर्ग की जगह ओ करना है। ऐसा ए आ जाता है तब उसको पूर्व रूप के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम इसके तुरंत बाद जैसे ये लोप संधि पढ़ते हैं, तो ये लोप संधि के रूप में ये 2 बातें याद रखनी है। आ के पश्चात विसर्ग और हस या स्वर, ये पूरे, इनमें तो करना है विसर्ग का लोप। और आ के पश्चात अगर ये पहला दूसरा स आता है तब करना है स। इसका मतलब इस पूरे को पढ़ने के लिए, ये लोप संधि को पढ़ने के लिए, अब मैं ये लोप से स्टार्ट कर रहा हूं। उत्तु संधि हमने कल पढ़ ली थी, और अब इस ये लोप के लिए सिर्फ ये चीज याद रखनी है हमको कि आ के पश्चात विसर्ग स रे, यानी विसर्ग की स्थिति होने पर उसके पश्चात 2 तरह की संधि हो सकती है। या तो इस विसर्ग का लोप करना है जिसका नाम है ये लोप, या फिर इस विसर्ग की जगह करना है से। इसका मतलब आ के पश्चात 2 ही संधियां करनी हैं। कौन कौन सी? या तो हम विसर्ग का लोप करेंगे या फिर हम से करेंगे। तो याद रखो, आ के पश्चात 2 काम करने हैं। अब इसमें देखिए, ये लोप संधि पढ़ रहे हैं हम, इसका स्थिति के रूप में 2 साधारण सी बात है। एक तो ये होना चाहिए, ए के पश्चात विसर्ग और ए के अतिरिक्त स्वर, और दूसरा है आ विसर्ग, तीसरा चौथा पांचवा है यह वरलय और स्वर। इन 2 स्थितियों में हमको ये लोप संधि करनी है। ये लोप संधि के रूप में ए के पश्चात, ए होने पर तो हम उत्तु संधि कर रहे थे, उसको वो कर रहे थे, और उसके अलावा जो भी स्वर आएंगे तब हमको विसर्ग का लोप करना है। स्वर होने की स्थिति में विकल्प से इस ये का लोप होता है, और व्यंजन के रूप में नित्य लोप होता है। तो वहाँ दोनों स्थितियाँ हो सकती है कि वहाँ ये का लोप नहीं होकर के ये में उस स्वर को जोड़ा भी जा सकता है। लेकिन अधिकांश जो आपके पैराग्राफ में रीड के अनुसार उस पैराग्राफ में लिखा हुआ आता है जैसे अतएव, तो उसको प्रथम नंबर पर हम ये लोप का ही उदाहरण लिखते हैं। हालांकि उसमें ये रह सकता है क्योंकि स्वर परे होने पर विकल्प से ये का लोप होता है, लेकिन व्यंजन पर में होने पर ये का लोप निश्चित होता है। इसलिए जब व्यंजन की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में हमको उसका लोप करना है। तो अब देखिए, जैसे एक उदाहरण लिखा मैंने इसमें, एक लिखा है जैसे जनाः आगच्छन्ति, दूसरा लिखा छात्राः
इच्छन्ति। तीसरा है बालकाः गच्छन्ति। ता हसन्ति। शिष्याः लिखन्ति। देखिए, इन सभी उदाहरणों को देखते हैं तो ये लोप संधि के अंतर्गत इस दूसरे के उदाहरण मैंने लिखे। कहने का मतलब आप तो एक लाइन याद रखो कि आ के पश्चात अगर हमको विसर्ग संधि करनी है, दो ही काम कर सकते हैं, या तो विसर्ग का लोप करना है या फिर स करना है। तो स के लिए तो वो 13 अक्षर है, बाकी सब में हमको विसर्ग का लोप करना है, इसलिए यहां सब जगह विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो ये जना आगच्छन्ति, इसी तरह छात्राः इच्छन्ति, इसी तरह बालकाः गच्छन्ति, ता हसन्ति और शिष्या लिखन्ति। सभी में विसर्ग का लोप किया गया। इसका नाम ये लोप संधि है। नाम इसका ये लोप संधि है क्योंकि यहां रू के स्थान पर ये होकर उसका लोप होता है। अब इसमें जो व्यंजन वाले हैं गच्छन्ति, हसन्ति, लिखन्ति, इनमें निश्चित रूप से यहाँ ये का लोप सर्वदा होता है, लेकिन स्वरों में ये का लोप विकल्प से हो सकता है, यानी इसके आगे ये भी आ सकता है, जना या गच्छन्ति, छात्रा इच्छन्ति। लेकिन जो पैराग्राफ होते हैं, जिन पुस्तक लेखन होता है, सब में हम पहला जो ज़्यादा सही वाला जो ऑप्शन लिखते हैं उसमें हम ये लोप वाला ही उदाहरण लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जना आगच्छन्ति, छात्रा इच्छन्ति, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा हमको उस पैराग्राफ में, छात्रा इच्छन्ति, उसमें लिखा हुआ होगा अतएव, ऐसी स्थिति। तो वहाँ पर हम उस ये लोप संधि के नाम से हम उसको विसर्ग संधि अथवा अचहल विसर्ग पूछता है जब तो आपको विसर्ग संधि लिखना है, और इसके नाम से पूछता है तब आपको ये लोप संधि करना है। इसी तरह ए में सिर्फ स्वर आएंगे और वो भी ए के अलावा स्वर आएंगे, क्योंकि ए के साथ हस पहले उत्तु संधि में आ चुका है, इसलिए ए के साथ 4 संधियां हैं। सत्तु संधि होगी, 2 हम कल पढ़ चुके, और एक ये है जिसमें विसर्ग का लोप होता है, जिसको हम ये लोप कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखा अतः एव, अतएव। अब ये भी हो सकता है, अतएव भी हो सकता है, लेकिन अतएव विसर्ग के लोप के रूप में यहाँ ये लोप संधि का इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, और वहां हमको संधि विच्छेद करते समय ये लिखना है। यदि विसर्ग आता है तो उसके पीछे ए के अलावा कोई भी स्वर हो तब आपको विसर्ग का लोप करना है। 2-3 बार इसका अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से आप सभी उदाहरणों को आराम से कर सकते। अब इसमें केवल 3 उदाहरण याद रख लें आप, जैसे जना के पश्चात स्वर वाला याद रख लें, इसके बाद एक व्यंजन हस वाला याद रख लें, एक ए के पश्चात इस तरह से विसर्ग वाला याद कर लें। तो इसके आधार पर हम प्रत्येक ये लोप संधि के सभी उदाहरणों को आराम से कर सकते हैं। जैसे बालकः इच्छति। अब बालक इच्छति, विसर्ग से पहले ए और उसके बाद ए के अलावा स्वर। ए होने पर उत्तु संधि होगी, ए नहीं होगा तब वहां विसर्ग का लोप हो जाएगा विकल्प से, इसलिए बालक इच्छति होगा। एक बार जब यह करेंगे तो बालक इच्छति भी बनेगा, लेकिन ऐसे प्रयोग कम लिखे हुए मिलते हैं। उसमें अधिकतर विसर्ग का लोप वाली स्थिति में बालक है इच्छति, बालक इच्छति, इस तरीके से उसको लेखन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये लोप संधि में 2 बात याद रखनी है। आके ऐसे पढ़े हम, आके साथ 2 विसर्ग संधियां हो सकती है, या तो स या ये लोप। तो सब जगह ये का लोप होगा, केवल स वाले 13 अक्षर याद रखने हैं आपको। और ए के साथ यहाँ ए के अलावा सभी स्वरों के साथ विसर्ग का लोप होता है। तो ये आपकी ये लोप संधि है। इसके बाद एक और पढ़ रहे थे हम, रुत्तु उदर, पहले उसको पूरा करते हैं, उसके बाद केवल सत्तु संधि रहेगी। इसमें एक ये रुत्तु संधि है,
रुत्तु संधि का मतलब है रे, और वो होता है से की जगह। से के स्थान पर रू करते हैं और वो उसकी जगह जो रे बसता है उसका नाम रुत्तु संधि है। अब यहां बिल्कुल स्पष्ट है, देखिए इसके लिए सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ये इस जगह पर ये जो विसर्ग है यहां ये नहीं होना चाहिए, और इसके पश्चात ये नहीं होना चाहिए। ऐसे पढ़ें इसको, इसका नाम रुत्तु संधि है। सिर्फ ये याद रखें। रुत्तु संधि से तात्पर्य समझ गए होंगे आप, यानी विसर्ग तो होता ही है और विसर्ग के इधर ये चीज नहीं होनी चाहिए, ए और आ नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर अन्य कोई भी स्वर हो सकता है। उधर वो नहीं होना चाहिए जो से के लिए निर्धारित है 13 अक्षर, उसके अलावा कोई भी हो सकता है। तो याद रखें, ए और आ को छोड़कर अन्य स्वर, विसर्ग, और उसके प्लस में पहला दूसरा से को छोड़कर सभी वर्ण, ये इस रुत्तु संधि का नियम है। इसका मतलब अब समझ गए होंगे आप कि इन दोनों स्वरों के अलावा जितने भी स्वर है उनके साथ भी दो ही तरह की संधि हो सकती है। कितना सरल है। ए और आ को हटा दें हम, और सभी जितने भी स्वर है उन सभी स्वरों को विसर्ग से पहले देखने पर दो दिशाएं हमारे लिए, उन दो दिशाओं में चलना है, एक से की ओर और एक रे की ओर। बस इन सभी स्वरों के साथ बाकी ए और आ के अलावा जितने भी स्वर हैं उन सभी स्वरों के साथ हमको विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, रे करना है। जैसे देखिए एक एक का उदाहरण लिखते हैं अपन। जैसे कवि वदति, जैसे लिखा देवै उच्यते, एक लिखा भानु उदेति, गौ गच्छति। अब देखो कवि वदति, इसका मतलब देखा आपने, सीधा विसर्ग संधि में विसर्ग देखा और विसर्ग संधि के तुरंत बाद विसर्ग से पहले इधर का देखा। इधर देखा तो हमको ई दिखाई दिया, उधर वो 13 अक्षर नहीं है, इसका मतलब सत्व संधि नहीं हो सकती। तब केवल एक ही संधि बचती है, रे करना है। यानी यहां इसकी जगह पर आपको रे करना है, कविर वदति। हालांकि सही संधि विच्छेद शास्त्रीय दृष्टिकोण से कविस वदति होगा और फिर से सदृश रू सूत्र से उस से की जगह पर रू होगा और तब कविर वदति होगा। लेकिन एक पद बन गया कवि, तो यहाँ पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम की दृष्टिकोण से वापस प्रसंग आने पर उसको वापस से के रूप में अर्थात रे किया जाएगा। तो कविर वदति ऐसा उदाहरण बनेगा। इसके बाद दूसरे में देखिए आप, ऐसे पहचाने, विसर्ग देखा विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद देखा कि पहला दूसरा से नहीं है, इसका मतलब से वाली संधि नहीं होगी। इसका मतलब अब इधर देखना है, तो ये आई है, दो ही काम होते हैं, या तो रे या से, इसमें रे कर देंगे। तो देवैर उच्यते, देवैर उच्यते। इसके बाद है जैसे भानु, अब ये ऊ है, इसके पश्चात विसर्ग, फिर भी एक स्वर है तो यहां भी रे होगा, भानुर उदेति। इसी तरह से देखिए गौ गच्छति, तो यहां विसर्ग से पहले औ, इसलिए दो ही काम होंगे, या तो रे या से, इसलिए इन सब जगह पर रे से सिर्फ इन 13 अक्षरों में। तो इसमें देख सकते हैं, इस नियम के अंतर्गत हम बहुत सारे उदाहरण पढ़ सकते हैं। कारण
क्योंकि सिर्फ 2 स्वर को छोड़ करके है पूरा काम। और वहां भी देखिए केवल 13 अक्षरों को छोड़कर जितने भी पद बनते हैं सब जगह मैं समझता हूं 80% शब्दावली शब्दकोश इसके अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि यहां सिर्फ ये 2 बाहर है, उधर से वो 13 बाहर है, बाकी सब पूरा का पूरा है। तो सभी के साथ रे करना है और उनके साथ स करना है। इसलिए देखिए जैसे एक लिखा जैसे श्रुतिर प्लस अन्वगच्छत। अब अन्वगच्छत जैसे शब्दों पर ज्यादा विचार विमर्श कितना नहीं, कितना बड़ा शब्द ऐसे से क्या तात्पर्य है, हम सिर्फ देखेंगे विसर्ग, और विसर्ग देखते ही विसर्ग संधि, फिर विसर्ग संधि देखते ही 2 प्रक्रिया है कि अगर इधर स है तो वहां, और पहला दूसरा है तो सत्व संधि होगी। लेकिन ऐसा नहीं है तो तब देखो इधर क्या है ई, तब केवल दूसरा ऑप्शन एक ही बचता है, रे करना है हमको। इसलिए श्रुति रन्व गच्छत, श्रुति रन्व गच्छत, ये याद रखना। जब आगे व्यंजन है तो रेफ ऊपरी स्थिति में होगा, और जब आगे स्वर है तो वो रेफ में वो स्वर मिलेगा और वह पूरा स्वर हो जाएगा। इसलिए याद रखना है इस तरह के जो भी ऑप्शन हो, कबीर वदति, देवैरुच्यति, भानुरुदेति, गौर गच्छति, श्रुतिर अन्वगच्छत। एक लिखा जैसे हरि अवदत्त, अर्थात हरि रवदत्त, हरि अवदत्त, हरि रवदत्त। विसर्ग की जगह रे कर दो सिर्फ, और पीछे के स्वर को वैसे के वैसे मिला दो। जिस तरह का दीर्घ आकार है तो आ जोड़ देंगे, इकार है तो ई का प्रयोग कर देंगे। इसी तरीके से लिखा जैसे मुनि आगच्छति, अर्थात मुनिर आगच्छति। रे का प्रयोग किया क्योंकि उससे पहले ई है, और पीछे विसर्ग के पश्चात पहला दूसरा और स ये 13 अक्षरों में से कोई नहीं है, इसका मतलब रे करेंगे। इस तरीके से हम रुत्तु संधि यानी रे का प्रयोग करते हैं। इन सभी के साथ इस तरीके से रुत्तु संधि का प्रयोग किया जाएगा। तो पहली कौन सी पढ़ी हमने? पहली पढ़ी उत्तु संधि, उसमें क्या करना होता है ओ। दूसरी पढ़ी हमने ये लोप संधि, जिसमें हम क्या करते हैं विसर्ग का लोप करते हैं। जब विसर्ग का लोप करते हैं उसका नाम क्या करते हैं हम उसको ये लोप संधि कहते हैं। और ये लोप संधि के पश्चात तीसरा नाम पढ़ा हमने रुत्तु का, जिसके अंतर्गत हम विसर्ग के स्थान पर विसर्ग को हटा देते हैं, उसकी जगह रे कर देते हैं। वो ए और आ को छोड़कर अन्य स्वरों में सभी में होता है, इसलिए उसकी जगह आपको रे करना है। और अब एक संधि और विशेष है इसमें सत्व संधि, उसको पढ़ रहे हैं देखिए।